इसी के साथ मैं दूसरे सवाल पर आता हूं कि देश की कुंडली के साथ मोदी जी की कुंडली अगर देखी जाए तो आप किस किस्म के परिवर्तनों के संकेत देखते हैं? सितारे क्या कहते हैं? क्योंकि अभी तक हमने देश की कुंडली के बारे में बात की, लेकिन अब देश की कुंडली को अगर मोदी के संदर्भ में देखा जाए, उनकी राज सत्ता के संदर्भ में देखा जाए, तो किस किस्म की चुनौतियां हो सकती हैं और क्या ये शख्स वास्तव में अगले 5 साल पूरे कर पाएगा? जिस किस्म की कुलबुलाहट है, बौखलाहट है, तिलमिलाहट है, अपनी मर्जी से वो बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, आरएसएस बीच में टांग अड़ा रहा है। पहले संजय जोशी आ रहे थे, उसको मना किया, फिर शायद ये शिवराज मामा को आगे करना चाहते हैं, लेकिन उस संघ ने अभी वसुंधरा राजे को आगे कर दिया है। लेकिन संघ शायद झुकना नहीं चाहता इस पर मोदी शाह के सामने। तो ये अगर हम भारत की कुंडली को मोदी की कुंडली के संदर्भ में अगर दोनों का कुछ कंपैटिबिलिटी देखें, तो क्या आपको कुछ चुनौतियां या परिवर्तन किस किस्म के दिखाई देते हैं? निश्चित तौर पे जो देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा होता है, उसकी खुद की महादशा और देश की, भारतवर्ष की कुंडली की महादशा का अगर समन्वय बन जाए तो वो फायदेमंद होता है। समन्वय हालांकि बन रहा है। मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है और भारतवर्ष की मंगल की महादशा शुरू होने वाली है जुलाई 25 से। लेकिन इसके पहले मोदी जी की जब चंद्रमा की महादशा चल रही थी और उसके पहले सूर्य की महादशा चल रही थी, तो भारतवर्ष की भी उस वक्त चंद्रमा की महादशा चल रही थी मोदी जी के पहले और दूसरे टेन्योर के वक्त। और चंद्रमा इनका भी शनि के नक्षत्र में है और भारतवर्ष की कुंडली का चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में है, कर्क राशि में बैठा हुआ। तो वहां कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बन गई थी। इस वक्त ये कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि मंगल, हमारे देश की कुंडली का मंगल डिस्टरबेंस वाले नक्षत्र में है। मंगल राहु के नक्षत्र में है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आप जानते ही हैं। चॉकलेट, अगर आतिशबाजी को आग अगर लगाई जाए तो वो जो ब्लास्ट होता है, इसमें चॉकलेट बम फटता है, तो वो राहु का इंडिकेशन है। दर्शक मित्र समझ जाएंगे मैं जो कह रहा हूं मेरे इशारों में। तो एक शॉर्ट में कहूं तो एक आग लगने वाली स्थिति जिसको आप समझ सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता वो बिल्कुल इस वक्त भारतवर्ष की डेस्टिनी में लिखी हुई है। केंद्र सरकार आपका मतलब ये कि राहु और मंगल दंगल कराने जा रहे हैं कुछ? हाँ, चल रहा है, आंखों के सामने इस वक्त चल रहा है और ये तो बढ़ेगा। विश्व की जो स्थितियां बिगड़ रही हैं युद्ध के मामले में, इससे भारतवर्ष अछूता तो नहीं रह सकता ना। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, तो अछूता तो उससे रहेगा नहीं। अब मोदी जी की बात जहां तक है, मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि काफी अब्यूज होना पड़ा और हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा जब मोदी जी के पतन की बात हम कर रहे थे। और मैं लगातार आपके यहाँ भी और भी दूसरे चैनल में, अपने चैनल में भी जब मैं बोल रहा था, तो सब हंसते थे और बोलते थे कि 400 पार आएगा, आप देखिएगा, आपकी वाणी और आपका फलादेश सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आज ये उगते हुए सूर्य की तरह बिल्कुल साबित हो चुका है कि जो पतन की भविष्यवाणी मैंने की थी, वो पतन हो गया, वो पतन हो चुका है। अगर हुज्जत के लिए बोले भी तो मैं 3 पॉइंट यहां पकड़ा दूं। 282 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत, 303 5 लाख से वोटों से ज्यादा जीत, फिर 240 और 1.5 लाख वोटों से खींच खांच के जीत। इसको अगर पतन नहीं मानेंगे तो वहां फिर बहस करना बेमानी है। अब इनकी स्थिति पे मैं आता हूं। आने वाले वक्त में, और जो वक्त चल रहा है, दिन पर दिन इनकी स्थिति और बिगड़ने ही वाली है। यानी इनका ऑरा हरियाणा में रैलियों में दिख चुका है, ठीक है। निकट भविष्य में ये आने वाले 4 राज्यों के जो परिणाम है, इससे भारतवर्ष का राजनीतिक वातावरण पूरी तरह से बदल जाने वाला है। इन 4 राज्यों में कम से कम मान के चलिए कि 3 राज्यों में भाजपा निश्चित तौर पे हारने जा रही है। झारखंड का मामला थोड़ा 50-50 है। अगर हेमंत सोरेन जी वहां अपनी गिरफ्तारी के मुद्दे को अगर ज्यादा उछालते हैं तो भाजपा वहां भी बैक सीट पे आ जाएगी। तो 4 राज्यों में मान लीजिए भाजपा का अगर पूरी तरह से सफाया अगर होता है, ये सफाया तो नहीं होता है कभी भी किसी भी पार्टी का, सत्ता में ना आना ही सफाया मान लेते हैं लोग। तो इसके साथ आप समझ लीजिएगा कि मोदी युग की समाप्ति
की यानी उल्टा चक्र घूमने की गति और तेज हो जाएगी। पिछले 3 सालों से चक्र उल्टा घूम रहा है और इन चुनावों के निर्णय के बाद इस चक्र के घूमने में और तेजी हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी के इस वक्त के भाषणों में ना कोई दम है, ना कोई आकर्षण बचा है। बस ले दे के कांग्रेस को कोस लेना, मुस्लिम के नाम पे वोटर्स को डराना, और हरियाणा की रैलियां आप देख ही रहे हैं। विश्व पटल में अगर आप राजनीतिक आकलन अगर करें किसी भी नेता के बारे में, सत्ता और पावर का जो टेन्योर रहा है वो ज्यादातर 10 वर्ष रहा है। 10 वर्ष से ज्यादा कोई टिका नहीं। इंदिरा गांधी जी का समय भी टोटल 10 साल का ही है, एक आध साल इधर उधर होगा। राजीव गांधी जी का समय हालांकि 10 साल पूरा नहीं हुआ था, लेकिन सत्ता में वो दूसरी बार आ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 10 साल का रहा, 3-4 जो भी 11-13 दिन 13 महीने सब मिला जुला के। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का समय भी 10 वर्ष का रहा। जर्मन तानाशाह का पीक दौर भी 10 साल ही था। तो उस हिसाब से मोदी जी अपना 10 वर्ष पूरा कर चुके हैं, ढलान पे हैं। राजनीति से उन्होंने जो प्राप्ति करनी थी वो पा चुके हैं। इससे ऊपर जाने की गुंजाइश उनकी चार्ट में या उनके जीवन में या किसी भी प्रकार से वो नहीं है। हरियाणा में पहलवानों का आंदोलन और किसानों का आंदोलन उन्हें डुबाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हालत बहुत अच्छी है नहीं। महाराष्ट्र की स्थिति भी बिल्कुल आंखों के सामने है, जो भी दिख रही है डूबने वाली ही दिख रही है। तो ये बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। ज्योतिषी पॉइंट से एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। दृष्कान की बात करते हैं बहुत लोग, दृष्कान। तो दृष्कान जो 10 डिग्री का होता है, हालांकि किसी ने तो दृष्कान को जोड़कर, राजीव गांधी के दृष्कान से जोड़कर 428 पार का भविष्यवाणी कर दी थी कि राजीव गांधी जी 415 लेके आए थे, ये 428 लेके आएंगे, और उनके दृष्कान से उनके दृष्कान को जोड़ दिया था। तो दृष्कान के 3 पार्ट होते हैं एक लगन में, 10 डिग्री करके। तो एक दशक के तौर पे अगर गिन ले हम दृष्कान को, एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, ये भी एक पॉइंट है, रिसर्च करके सर्च करके ज्योतिष बंधु देख सकते हैं। तो 10 वर्ष से ज्यादा किसी की भी सत्ता टिकती नहीं है, कोई नहीं रहा है सत्ता में। कुछ एक आध उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे चीन का दे सकते हैं, रशिया का दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया। ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रह गए थे, तो यहाँ भी एक प्रकार से वो कम्युनिस्ट नीतियों की वजह से लोकतंत्र बिल्कुल ऐसे ही था, जबरदस्ती मुट्ठी में लिया हुआ था, और 90% 95% वोटिंग करवा देते थे। वो दौर था, हमने देखा है कि घर से वोटरों को ना निकलने देना और वोटर लिस्ट से नाम उड़ाना और खुद ही छाप देना, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक अंश रहा है। लेकिन एवरेज तौर पे अगर देखेंगे, राज्य की बात अलग है, लेकिन एक देश के तौर पे 10 वर्ष से ज्यादा कोई भी सत्ता पे काबिज नहीं रह पाया। मैं चीन और रशिया को यहाँ एक्सेप्शन कर रहा हूं, क्योंकि वहां की स्थिति अलग है। वहां जनता को शिरकत नहीं करने देते चुनावों में। तो 10 वर्ष हो गए और अब दिन की तरह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका राजनीतिक ढलान हो चुका है और उसमें और तेजी आने वाली है। उन्होंने कहते हैं ना कि कर्म फल आता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। 75 वर्ष का क्राइटेरिया उन्होंने ही दिया था। अब उसी जाल में वो खुद फंस गए हैं, और वही एक जाल है जिसमें उनको लपेटा जाएगा अब। क्योंकि भाई राजनीति में आप जानते हैं कि बातों का और शब्दों का बड़ा महत्व होता है। राजनीति में कोई अगर अपनी बात से पलट जाता है तो फिर वो इररिलेवेंट होने में भी उसको ज्यादा वक्त लगता नहीं। अगर वो पलट जाते हैं 75 वर्ष के क्राइटेरिया को, तो इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। वो जो लार्जर देन लाइफ इमेज, सत्यवादी, एथिक्स, विवेक, ये सारी चीजों का जो एक ऑरा उनका बना हुआ था, वो भी टूटेगा 75 को अगर वो नहीं मानते हैं तो। और बाकी अभी आंखों के सामने है, 4 राज्यों के नतीजे उनके खिलाफ अगर गए तो कम से कम 3 राज्यों के नतीजे तो उनके खिलाफ जाने ही है। महाराष्ट्र जैसा इतना महत्वपूर्ण राज्य उनके हाथ से निकल जाएगा, जब हरियाणा पूरी तरह से जब हाथ से निकल जाएगा, जम्मू कश्मीर तो खैर किसी तरह फिर वो कोशिश करेंगे जोड़ तोड़ की, लेकिन
वो बाद की बात है। तो बचेगा क्या? और जैसे ही 2 राज्य हाथ से निकलेंगे तो वहां मुख्यमंत्री बदलेंगे, विपक्षी पार्टी आएगी। इन सारी चीजों का इक्वेशन लेकर उनके हाथों में अब बच क्या रहा है? बोलने लायक क्या बचेगा? और वो दबाव में आएंगे। संघ अपना अध्यक्ष, अपनी मर्जी का अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, मेरा वोट जो है संजय जोशी जी की तरफ ज्यादा है, वसुंधरा राजे जी की तरफ कम है। मतलब इन दोनों में अगर बनते हैं तो संजय जोशी जी बन सकते हैं, अगर इन दोनों में ना बने तो तीसरा नाम मुझे मालूम नहीं कौन आ सकता है। हालांकि मेरा राजनीतिक आकलन यहाँ छोटा सा ये है कि मोल भाव होता है ना, हमेशा एक मोल भाव होता है कि जी। आपको दबाव में लाने के लिए आपके 2 विरोधियों का नाम आपके सामने रख दिया गया। अब आप दोनों पे भी नहीं मानते हो तो तीसरा नाम जब उठाया जाएगा तो वहां फंस जाएंगे, और यही चीज होनी है उनके साथ। तीसरा जी। नाम शायद, मुझे ये भी शक है कि ये दोनों ही अध्यक्ष न बनकर कोई तीसरा नाम उभर कर आपके सामने आ सकता है, और वो जी। स्थिति होते भी इनकी स्थिति कमजोर होनी है, क्योंकि फिर संगठन जिसके हाथ में जाएगा और उस संगठन को जब आरएसएस पीछे से कंट्रोल करेगा तो वहां भी फिर इनकी चलने वाली नहीं है। हालांकि मेरा यहाँ राजनीतिक आकलन ये है भोरा सर, कि संघ ये सारी कवायद अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कर रहा है। अगर उनको आज लगे कि मोदी जी अभी भी जितवा देंगे, अभी भी वो ऑरा उनका वापस आ जाएगा, तो संघ अपने एजेंडे से पीछे आ जाएगा। संघ को पिछले 10 साल से जिस तरीके से इररिलेवेंट किया गया है, संघ को अपने अस्तित्व की चिंता सता रही है, और ये सारी लड़ाई अस्तित्व की है। और साथ ही विपक्षी पार्टी के वजन को कम करने की और समाचार से दूर रखने की कवायद भी है। मतलब वो मोदी जी को हटाने का श्रेय संघ लेना चाहता है खुद, वो श्रेय कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो लोग भी समझ गए हैं कि अब इस वक्त मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है बिल्कुल नीचे पहले फ्लोर पे आ चुकी है। लोगों का जो गुस्सा है, जो विरोधिता है, उसका फायदा संघ लेना चाहता है ताकि वो सरफेस पे बना रहे आने वाले वक्त में। आते हैं आखिरी सवाल।